नमस्कार बच्चों। तो आज हम सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2 में जो भी अपना बचा था उसको फटाफट कंप्लीट करने जाएंगे। तो देखिए इसमें बच्चों बचा क्या है, विकास और जन्म बचा था। तो विकास और जन्म मतलब विकास और जन्म के बीच जो भी प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, भ्रूण में होती है। और भ्रूण ओके, अंडनलिका में फलन के बाद तैयार हुआ युग्माणु क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और गर्भाशय में हुई वृद्धि के लिए समय भ्रूण को भोजन की जो आपूर्ति होती है वो किससे होती है बच्चों, अपरा नामक अंग से होती है। तो अपरा आप याद कर लीजिए इसे। तो फलन होने के 9 महीने बाद भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाती है और शिशु बाहर निकल जाता है। तो ये किसके लिए बताया गया है, ये मानव के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं तो हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, गर्भाशय में वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति करने के लिए अपरा नामक अंग उत्तरदायी होता है। फिर आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, मासिक धर्म किसे कहते हैं। तो मासिक धर्म बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब लड़कियां यौनावस्था में प्रवेश कर जाती हैं या जब उनकी उम्र 12 से 13 साल के ऊपर हो जाती है तो उनको मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मतलब उनके गर्भाशय से एक अंड कोशिका बाहर निकलती है प्रत्येक हर महीने। तो इसमें बच्चों कौन कौन से संप्रेरक पाए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें पुटिका ग्रंथि संप्रेरक होता है, ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर प्रत्येक का कुछ न कुछ काम दिया है। पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका स्थित साठ का विकास होना प्रारंभ होता है। फिर यह विकसनशील एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या होता है, गर्भाशय के अंतःस्तर की वृद्धि या पुनर्निर्मित होती है। फिर ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर निकलते हैं और इसी को अंडोस्वर्ग कहते हैं। फिर लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतःस्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं और जिससे ये अंतःस्तर भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार हो जाता है। तो ये उसका आकृति दिया है बच्चों। तो ये आपको इतना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, प्रजनन की आधुनिक तकनीकी। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रजनन की आधुनिक तकनीकी में और किस किस चीज़ों का उपयोग किया था। मैंने आपको एक पिक्चर का भी उसमें नाम बताया था जो अभी निकला है। तो उसमें प्रजनन की आधुनिक तकनीक के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चों IVF, जिसको हम लोग लिखते हैं कांच नलिका में फलन। तो कांच नलिका में फलन कैसे होता है बच्चों वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। तो देखिए इस तकनीकी में फलन की प्रक्रिया यह कांच की नलिका में होती है ना। इसमें निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति के स्त्री के शरीर में डाल दिया जाता है। यह कब ये टेक्निक यूज़ करते हैं, शुक्राणुओं की संख्या में जब कमी आती है या जब किसी स्त्री को डिंब कांड नलिका में प्रवेश होने में रुकावट होती है या आदि समस्याओं के कारण अगर वह गर्भवती नहीं हो पा रही है या उन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो किसका उपयोग करते हैं, IVF कांच नलिका फलन। मतलब कांच नलिका में स्त्री के गर्भाशय से अंडाशय जो भी निकाला जाता है और पुरुष के शुक्राणुओं से उसको युग्माणु निर्माण किया जाता है, उसके अंदर फलन किया जाता है। फिर देखते हैं बच्चों स्थानपन्न मातृत्व। अब स्थानपन्न मातृत्व किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। कुछ स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण नहीं होता, मतलब कुछ स्त्रियां बच्चे को अपने गर्भ में पाल सकने में असक्षम होती हैं। तो ऐसी स्त्रियों में ये प्रॉब्लम होती है तो क्या करती हैं, तो दूसरी कोई स्त्रियां है कि नहीं उसके बच्चे को अपने गर्भ में पालती हैं। जैसे कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता है, ये स्त्रियां स्थानपन्न मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति का सहारा ले सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, उस स्त्री के अंडाशय से डिंब लिया जाता है और पति के शुक्राणु से उसको काष्ठनलिका में फलन किया जाता है और फिर उसको दूसरे स्त्री के शरीर में रोपित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं या स्थानपन्न माता कहते हैं। वीर्य बैंक या ऐसा बैंक है जहाँ पर वीर्य मिलता है कि नहीं। जैसे कई दंपतियों के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं, ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक की एक नई संकल्पना सामने आई है। नेक्स्ट है बच्चों देखिए जुड़वा। जुड़वा किसे कहते हैं, तो दो बच्चे जो जुड़वा होते हैं उनको जुड़वा कहते हैं।
अब गर्भाशय में एक ही समय 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की जुड़वा होते हैं, एक युग्मज और द्वियुग्मज। एक युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनती है, 2 युग्मज 2 अलग अलग युग्माणु से बनती है। भ्रूण विकास के शुरू में 8 दिनों के अंदर उसी कोशिका का अचानक 2 समूहों में विभाजन हो जाता है, तो इसलिए उसे कौन सा जुड़वा कहते हैं? एक युग्मज जुड़वा कहते हैं। इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और भ्रूण पूरी वृद्धि होकर एक युग्मज जुड़वा जन्म देते हैं। ऐसी जुड़वा संतानें जन्म की दृष्टि से बिल्कुल समान होती हैं, इसलिए ये संतानें दिखने में भी एक दूसरे जैसी होती हैं और उनका लिंग भी एक जैसा होता है, मतलब या तो दोनों लड़की होंगी या तो दोनों लड़का होंगे। फिर एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हो तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा होते हैं। ऐसी संतानें जन्म लेती हैं। ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, मतलब कुछ न कुछ हिस्सा दोनों में कॉमन रहेगा। फिर कुछ अपौराणिक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय से एक ही समय में 2 डिंब बाहर निकलते हैं और उन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणु द्वारा फलन होता है और 2 युग्माणु बनते हैं। इन दोनों युग्माणु में से 2 भ्रूण तैयार होते हैं और उनका गर्भाशय में रोपण होता है और पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मज जुड़वा संतान जन्म लेती है। ऐसी जुड़वा संतानें जनक की दृष्टि से भिन्न होती हैं और लैंगिक दृष्टि से सामान्य भिन्न, मतलब इसमें लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकता है या लड़का लड़का भी हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों लैंगिक स्वास्थ्य। तो हमारे देश में बहुत सारे लैंगिक रोग पाए जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो दिया गया है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थित में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई है। स्त्री को आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध उनके लैंगिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं, जिसलिए उन्हें बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता करती रहनी चाहिए, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्याएं निर्माण हो सकती हैं। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्याएं निर्माण हो सकती है, उसे टालने हेतु समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है। तो लैंगिक रोग कौन से हैं बच्चों, कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसमें देखो दिया है साइफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों रोग ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लैंगिक रोगों में। ये दोनों रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों को सही शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसियाँ आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना इत्यादि लक्षण सिफिलिस के हैं। गोनोरिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द, शिश्न और योनि मार्ग से पस का निकलना, मूत्र मार्ग और गुदाशय, गला, आँख, इन अवयवों के सूजन आना लक्षण दिखाई देते हैं। तो बच्चों आपका ये पार्ट खत्म हो गया है, तो आप इसको रिवाइज करिए। आपका साइंस 2 खत्म, साइंस 1 का जो पार्ट है मैं आगे के लेक्चर में लूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।